तो वेलकम फ्रेंड्स। तो बच्चा लोग आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 की और चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही मस्त बुक है, ठीक है। अगर आप बुक के देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चित्रा प्रकाशन है और चित्रा प्रकाशन का एडिशन आप देख सकते हो। ये चित्रा प्रकाशन यहाँ देख सकते हो, पेन से चला रहा हूँ। चित्रा प्रकाशन का और ऑडिशन है ये, और बहुत मस्त है। क्लास 9 की विज्ञान है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इसमें समझनी होंगी, ठीक है। और ये बहुत सी अच्छी किताबों में से ये अच्छी किताब है। सब किताबें अच्छी होती है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास दिया गया, ठीक है। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर बच्चा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, ठीक। तो ये दिया गया है हमारा चैप्टर, आप पढ़ेंगे इसमें, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर है। मैं आप बढ़िया बुकलेट निकालिए अपनी कॉपी और उसको चैप्टर नेम डालिए अच्छे से, और जैसे जैसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको वीडियो को रोक रोक कर लिखना है बच्चों। देखो मेरे साथ पहले एक बार वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग रुक रुक के और वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा। जो क्वालिटी होती है 240 पर वैसे चलती है आपकी मेनली, उसको आप 360 में कर लीजिएगा, ठीक। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। हमें इसमें देखो बेटा पढ़ना क्या है, तो देखो इस पर हमें पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर मिश्रण क्या होता है, ठीक। तो बच्चा लोग वीडियो को भी कमेंट कर देना कि सर आप ये चीज़ आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाना है। फिर विलयन क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है, अध्याय का सारांश, एनसीईआरटी जो अभ्यास तक, ये सारे आपको करने होते हैं, ठीक। लेकिन मैं इसको आपको क्या करूँगा, थ्योरी वाला पोर्शन है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बच्चा लोग वीडियो को अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है हमारा दिया गया है। अगर आपने एकदम बेसिक से स्टार्टिंग करें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा पूरा, कैमरे में पूरा आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से, और वीडियो कोई भी फ्लैक्ट नहीं कर रही होगी अब, ठीक है। तो यहाँ दिया गया हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहले नंबर हेडिंग कोई पोस्टमार्टम हम लोग कर लेते, बोल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि पूछ रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हाँ, तो मेनली में आपका हाँ या ना में आंसर होना चाहिए। तो आप सीधे बोलोगे नहीं सर, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर मान लो हम अच्छी जगह रहे जहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, ठीक है, जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं, तो वहाँ के पदार्थ शुद्ध हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह है, केमिकल है, नाले बहते हैं, वहाँ पर आप फ्रूट वगैरह सब्जी उगाते हो, तो वहाँ के हम लोग पदार्थ क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध बोल सकते हैं, ठीक। वो हमारे लिए खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, खाते जरूर हैं, ठीक। फिर आगे आप कुछ बहुत समझ में आगे दिया गया इंट्रोडक्शन दिया गया, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बाजार से खरीदा गया दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, जूस आदि शुद्ध है। वो एक क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि हम कैसे पता लगा लें कि हम जो बाजार में जो भी दूध खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, मक्खन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, क्या वो शुद्ध है। तो मेनली आप दो पार्ट में बोलोगे, ठीक, कि सर ये शुद्ध भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें कोई जांच परीक्षण करनी चाहिए। तो आप इतने पैसे वाले हैं नहीं कि पहले जांच परीक्षण करो उसके बाद आप खाओ, तो ये तो गलत हो गया ना तरीका हमारा। तो ये बोल सकते हो मेनली सर शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, क्योंकि आजकल हर कोई भी चीज़ है ना वो शुद्ध नहीं आती है आपकी, ठीक। फिर आगे दिया गया है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द का शुद्ध जो होता है प्योर शब्द पर ध्यान दिया है, ठीक। वो बोल रहा है कि आपने जब कभी भी कोई चीज़ खाते हैं तो उन पदार्थों के ऊपर जो शब्द होता है शुद्ध, उस पर कभी आपने ध्यान दिया। जैसे शुद्ध सफ़ेद नमक, ठीक, जैसे दिया गया यहाँ पर देखो कुछ उसने क्या बना दिए हैं, शुद्ध सफ़ेद नमक, गाय शुद्ध का दूध और शुद्ध घी। तो ये क्या बच्चा लोग बताओ ये क्या शुद्ध है। नहीं, हम नहीं बोल सकते सर ये शुद्ध है, हम तो बोलेंगे ये अशुद्ध है, ठीक। फिर आगे दिया गया है एक, तो यहाँ लिखा है आपका, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए कि ये वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः इन्हें शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। देखो कोई भी वस्तु है जीवन में, कोई भी, हम लोग कह रहे हैं हम लोग क्या शुद्ध है, नहीं हम लोग शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक। हम लोग के भी अंदर मिश्रण होते हैं, हर चीज़ में मिश्रण होती है, हर चीज़ मिलावट की है। आप बोलते हैं सोना 24 कैरेट का आता है गोल्ड, तो क्या वो शुद्ध होगा, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें मात्रा जरूर, अक्सर कुछ ना कुछ मात्रा जरूर मिलाई गई होगी। तो मेरे लिए हम ये नहीं कह सकते नहीं है हमारे शुद्ध पदार्थ, तो ये हम ये कहेंगे ये हमारे अशुद्ध है, ठीक। हर चीज़ अशुद्ध है, ठीक, हर चीज़।
नमक भी वो भी अशुद्ध होता है, गाय का दूध और घी वो भी उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ जरूर होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ। शुद्ध घी आता है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि होती है, ठीक। फिर आगे लिए उदाहरण के लिए वो कह रहा है कि इसमें दिया गया उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। दूध जो है, अब जो दूध होता है, अब आपको देखो मैं आपको इसमें आपको अपने पैड में सिखाता हूँ कि जो दूध होता है जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण होता है। तो एक देखो आपके एक अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो एक टॉपिक पर एक क्वेश्चन मिल गया कि पूछा जाएगा जो दूध होता है, ये दूध होता है ये किसका मिश्रण होता है? जल और वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। आपको इसको नोट पॉइंट में लगा के लिखना है, ठीक। नोट पॉइंट में लिखना है कि जो दूध होता है किसका मिश्रण होता है? जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। दूध में पानी की भी मात्रा होती है, फैट की भी मात्रा होती है और प्रोटीन की भी मात्रा होती है। तो आपको ये चीज़ आपको क्या करना है, सिंपल सा याद करना है और बच्चों को इसी तरीके से आपको डिस्कस करना है बच्चों के साथ कि बोल दिया अच्छा तुम्हारे घर में दूध आता है, क्या शुद्ध है कि शुद्ध है? तो बच्चा वो बोलेगा नहीं सर जो मैं दूध पीता हूँ वो शुद्ध है। अच्छा शुद्ध है तो चाहिए बताओ दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो दूध में जल, वसा, प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक। आगे दिया गया है जब वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ में मुख्य सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अब देखो बोल रहा है कि समान समान है, ठीक, कण समान है। कण समान का मतलब होता है जो एक ही कणों से मिलकर बना होता है। जो अब ये मान लो पेंसिल है, ये पेंसिल की जो लेड है ये एक ही कणों से मिलकर बनी। आप देखोगे ये जो पेंसिल की जो लेड है ये एक ही कणों से मिलकर बनी, इसका मतलब ये क्या शुद्ध है, ठीक। अभी जो प्लास्टिक है, ये जो प्लास्टिक का ये जो हमारे पास पेन है, ठीक, अगर ये किससे पदार्थ से मिला? एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना तो इसका मतलब ये शुद्ध है। बुक एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना तो इसका मतलब ये शुद्ध है, ठीक। तो ये हम बोल सकते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो उसको हम शुद्ध कहते हैं। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना उसको हम अशुद्ध कहेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन है शुद्ध की क्या होगी? जो एक ही प्रकार के समान कणों से मिलकर बना हो उसे शुद्ध कहते हैं। अशुद्ध क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे अशुद्ध कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखोगे, एक ही शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। तो कुल मिला के डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक। उसको हम शुद्ध बोलेंगे। अब आगे दिया गया है इस प्रकार हमारे आसपास दो प्रकार की उपस्थिति पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो देखो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, मिश्रण का मतलब होता है क्या? शुद्ध की मिश्रण का मतलब ये शुद्ध है कि देख शुद्ध और अशुद्ध इसमें दो या दो अधिक पदार्थों में मिला दिया जाए, ठीक। आगे दिया गया जब हम अपने चारों ओर देखते हैं कि तो पाते कि अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए जैसे वो बोल रहा है, देखो वीडियो की बेटा क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। इतना डाटा कनेक्शन नहीं मेरे पास है कि मैं आपको HD हाई क्वालिटी वीडियो दे सकूँ। उसके लिए आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल की जब ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद हाई क्वालिटी ऑटो मिलेगी। तो आपको मेरा अगर ये कंटेंट चाहिए, अगर आपको इस नोट्स चाहिए, मान लो इसको इसकी PDF चाहिए बुक की, वैसे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हो 73 76 14 93 06। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप ये PDF ले सकते हो, ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है PG से लेकर, कोई भी बच्चा है PG से लेकर 12 तक मैथ या साइंस में कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है। मैथ में वैसे साइंस में न्यूमेरिकल है तो वो तो आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, तो ठीक। और मैथ में कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आगे दिया गया है उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज और मिट्टी, दूध आदि सभी मिश्रण है। तो बोल दिया जाए कि मिश्रण पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आपसे बोला जाए तो बोल देना समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जल हो गया, ठीक। ये भी क्या है? हमारा एक मिश्रण है। समुद्र का जल हो गया, खनिज हो गए, मिट्टी, दूध। खनिज देखो, खनिज का मतलब होता है जिसमें तुम्हारा 3 चीज़ें आ जाती हैं। सोना, देखो खनिज का मतलब देखो हर चीज़ है जिसमें लोहा भी लगा रहता है, ठीक है, तांबा भी लगा रहता है एक ही पत्थर में। जैसे ये पूरा पत्थर है, इसी में ये सब जुड़े हैं, लोहा भी जुड़ा है, थोड़ा सोने की मात्रा है, ठीक है, थोड़ी पीतल की मात्रा है, थोड़ी ऐसी थोड़ी थोड़ी उन्हें खनिज पदार्थ बोलते हैं, ठीक। कोयला भी होगा उसमें, कोयला विद्वान होगा, उसको मतलब क्या कहते हैं? खनिज बोलते हैं, ठीक है। आगे दूध, दूध तो आपको पता है दूध में क्या होता है?
जल होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक, और क्या होता है, वसा होता है, ठीक, ये सब जल में तो पाए जाते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है मिश्रण क्या होता है। अब आपको अगली हेडिंग पढ़नी है मिश्रण क्या होता है। तो देखो मिश्रण क्या होता है, देखो सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज अ मिक्सचर। बोलोगे मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। तो आपको सिंपल सी मिश्रण की डेफिनेशन लिखनी है। मिश्रण क्या नहीं, ये नहीं लिखना, आपको सिंपल मिश्रण की डेफिनेशन लिखनी है कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। फिर ये बात, ये चीज़ याद रखना, जैसे ये लिखा है मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिले होते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण हो गया, गंधक और लोहे का चूर्ण का मिश्रण हो गया, ठीक। तो चीनी और पानी, अब मान लो आप शरबत पीते हो, शरबत बनाते हो तो उसमें चीनी पानी का मिश्रण होता है, ठीक, वही बोल सकते हैं। आगे दिया गया है मिश्रण बनने में ना तो कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना कोई नए पदार्थ बनता है, अतः मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अब आगे दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का वर्गीकरण क्या होता है। तो देखो बच्चा लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पढ़ना है और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, एग्जेशन लॉक हो गया है मेरा। आगे दिया गया मिश्रण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। देखो मिश्रण का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बोल रहा है मिश्रण केवल ठोस पदार्थों के परस्पर मिलाने से नहीं बनते हैं, अपितु ठोस, द्रव, गैस किसी भी विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को परस्पर मिलाने से बनते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि मिश्रण को कोई केवल ठोस पदार्थों को ही मिलाने से बन जाए, नहीं, ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है मिश्रण। अब जैसे जो वायु होती है तो धूल, गैस, मतलब जो हमारी वायु, धूल, धुआं, ये सब ठोस और गैस का मिश्रण होता है, ठीक। रेत और शर्करा का मिश्रण कर दो, पीतल का मर दो, तो ठोस और ठोस का मिश्रण हो जाता है। देखो कोला पे, वायु, कोल, गैस, ये गैस और गैस का मिश्रण होता है, ठीक। तो इसके बहुत सारे मिश्रण होते हैं, तो उनको हम बारीकी से सीखेंगे, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है सिंपल सा मिश्रण का वर्गीकरण में, लेकिन है ठोस व ठोस का मिश्रण, ठीक। तो रेत तथा शर्करा का मिश्रण पीतल आदि। ठोस व द्रव मिश्रण क्या होता है, ठोस व द्रव मिश्रण सोडियम का पारे के साथ अमलगम आदि। ठोस व गैस का मिश्रण धुआं व धूल आदि। द्रव व द्रव का मिश्रण क्या होगा, अल्कोहल का जल में विलयन। द्रव व गैस का मिश्रण क्या होगा, सोडा वाटर, जल व कार्बन डाइऑक्साइड। गैस व गैस का मिश्रण क्या होगा, वायु व कोल गैस आदि। अब आगे बोला ठोस, द्रव व गैस का मिश्रण कोला, पेय आदि। तो ये ठोस, द्रव, गैस का मिश्रण में आ जाता है कोला, पेय, ठीक। गैस और गैस का मिश्रण होगा वायु और कोल गैस हो जाएगी। द्रव व गैस का मिश्रण हो जाएगा सोडा वाटर, जल व कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव व द्रव का मिश्रण हो जाएगा अल्कोहल व जल में विलयन। ठोस व गैस का मिश्रण हो जाएगा धुआं और धूल आदि। ठोस और द्रव का मिश्रण हो जाएगा सोडियम के पारे के साथ अमलगम आदि। ठोस और ठोस का मिश्रण हो जाएगा रेत तथा शर्करा का मिश्रण पीतल आदि। तो हम लोग को देखो बच्चा लोग वीडियो बनाने में देखो टाइम तो लगता है, तो ये वीडियो हो सकती है कि थोड़ी सी लेंदी हो जाए या थोड़ा मतलब पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखो आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं बोर्ड पे भी खड़ा होकर ये चीज़ें बता सकता हूँ। उसके लिए फिर हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए, ठीक, फिर मतलब हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए ना। आप कोई चीज़ मतलब फ्री में थोड़ी हो जाती है, ठीक। तो ये आपका एक सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ना है और आपका भी अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सिंपल है, अगली हमारी डेफिनेशन है, क्या दिया गया है, मिश्रण के प्रकार। क्या दिया गया है, मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो देखो बोल रहा है मिश्रण के घटकों की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न के प्रकार बांटा जा सकता है। तो हमारे पास मेनली मिश्रण दो प्रकार का होता है भैया, एक समांगी होता है और एक क्या होता है, विषमांगी होता है। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समांगी का मतलब होता है जिसमें समान गुण धर्म हो। विषमांगी का मतलब जिसमें मिक्सचर हो, मिलाओ दो पदार्थों का मिक्सचर हो लेकिन मतलब सेम ना हो वो पदार्थ, ठीक। अब इनको पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक व जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है, ठीक।
अब देखो नमक और जल को मिलाओगे तो देखो बच्चा लोग देखा होगा कि नमक होता है जल में घुल जाता है और पूरी तरीके से उसमें विलय हो जाता है। अब जैसे मान लो कि मैं एक पानी की बोतल मैंने ली और उस पानी की बोतल में मैंने क्या किया, नमक का घोल डाल दिया उसमें, ठीक। अब उसमें जब आप देखोगे तो पूरे तरीके से उसमें क्या हो जाएगा, नमक है पूरे तरीके से उसमें मिल जाएगा, ठीक। विषवांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान नहीं होता है। अब देखो अब कह रहा है कि जिसमें गुणधर्म समान नहीं होगा तो उसको हम विषवांगी मिश्रण बोल देंगे, जैसे चीनी और नमक का मिश्रण। अच्छा एक बात बताओ, चीनी और बच्चा जब नमक मिलाओगे तो बच्चा क्या नमक उसमें चीनी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। सर बोलोगे सर वाकई में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चीनी को नमक में मिलाओ तो घुल जाए, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है बच्चा लोग, बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, ठीक, कभी नहीं होगा, ठीक। आगे दिया तेल और पानी का मिश्रण। अच्छा बताओ घर पे जाओ आप और तेल की बूंद लो और एक पानी की बूंद लो, उसको ऐसे डालो इसमें और उसको ऐसे मिलाओ, क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके जो जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग होंगे तो कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब आगे दिया गया है विलयन क्या होता है। देखो अब ये जो आप कहो कि सर ये आप छुड़वा रहे हो, ये क्रिया विधि है, ये जो हमने आपको सिखाया ये वही करके दिखा रहा है, ठीक। ये सब ये क्रिया विधि है आपकी, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग सीधे इस पे आ जाते हैं, ठीक, विलयन क्या होता है, ठीक। तो बच्चा लोग ज़्यादा नहीं है, मतलब परेशान मत हुआ बच्चा लोग। देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये इस पर थोड़ा सा एक मिनट रुकना। हाँ अब सही, ठीक। थोड़ा सा यार कैमरा हिल जाता है इस वजह से, है ना, तो बहुत वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन क्या करें, क्लास जो 9th है उनकी, मतलब स्कूल में भी तो मान लो कि क्लास ज्वाइन नहीं हम कर रहे, तो हम लोग सोचते हैं बच्चों को किताबों के माध्यम से बच्चों को कंटेंट समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में तो देखो लिखवा देते हैं, छपवा देते हैं, लेकिन समझाता कोई नहीं। बच्चे लोग कभी भी ये मत कहना कि सर आप लिखवाते नहीं हो, ठीक। तो देखो बच्चे लोग मैं डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इतने समझदार हो कि मेरी बातों को समझिए और अपने ही शब्दों में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे दिया गया विलयन क्या होता है, विलयन क्या है, ठीक। तो विलयन आप सबसे सिंपल है, विलयन की डेफिनेशन डालो विलयन ओनली। तो आप लिखना दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहलाता है, जैसे नींबू जल शरबत आदि। देखो नींबू जल और शरबत, तो देखो जब आप गर्मी से थके हुए आते हो तो आप लोग क्या करते हो, सिंपल है कि बोलते हो मम्मी पापा या मम्मी है घर में, पापा या भाई बोल दिया कि मुझे 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 नींबू शरबत का घोल दे दो, ठीक। तो मम्मी ने जल लिया और उसमें थोड़ा नींबू डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी और आपको क्या कर दिया, शेक करके आपको दे दिया और आपने क्या किया, घट घट पी लिया, ठीक। अब आगे दिया गया इसमें प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव व गैस मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? ठोस द्रव गैस मिले होते हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु व पीतल आदि हैं तथा गैसीय विलयन वायु आदि भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगता जो होमोजीनिटी होती है सभी जगह एक समान होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल में नींबू का स्वाद द्रव में समान रहता है, अर्थात इस विलयन में नींबू नमक व चीनी के कण समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक। फिर आगे दिया गया है कोई भी विलयन जो होता है दो भागों में मिलकर बना होता है, एक विलेय होता है एक विलायक। तो देखो विलेय और विलायक का मतलब क्या होता है, देखो विलयन की देखो सिंपल डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आपको बस इतना ही लिखना है और कुछ भी इसमें नहीं लिखना है, ठीक। फिर आगे दिया गया क्लोरीन डालनी, विलेय डालनी, फिर विलायक डालनी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, बोला विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो जो जो घुलता है विलेय कहलाता है। अब एक बात बताओ, चीनी और पानी में विलयन में चीनी विलेय है, देखो विलेय का मतलब होता है गायब हो जाना, मिस्टर इंडिया बन जाना। विलेय का मतलब होता है गायब हो जाना। अब जैसे मान लो आपने लिया एक कटोरे में पानी लिया और उसमें चीनी डाल दी, और जब आप उसमें चीनी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली सा कि चीनी धीमे धीमे गायब हो जाएगी। मतलब उस पर चीनी जब गायब हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो गायब हो गई, मिस्टर इंडिया बन गई। तो उसको बोलोगे सर चीनी विलेय हो गई, मिल गई सर चीनी। और देखो विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक का मतलब होता है विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा उपस्थित हो या जो घोलता है विलायक कहलाता है, ठीक। अब विलायक यहाँ पर क्या है, पानी, पानी की जिसकी अधिक मात्रा और जिसको वो घुला दे वही विलायक कहलाता है। और समुद्र से पंगा, समुद्र में तुमने डाल दिया एक बोरी नमक या एक बोरी चीनी डाल दी, समुद्र कहेगा मेरे से पंगा, चल अच्छा टूट जा, तभी तुझे बताता हूँ। समुद्र में इतना पानी की चीनी का एक कण भी नहीं ढूंढ पाओगे तुम, कहाँ गई, सब उसने विलायक कर दिया, उसने सब मिला दिया, ठीक। आगे दिया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पढ़ना है, यहाँ पर आगे दिया गया है मिश्र धातु। क्या दिया गया है, मिश्र धातु में, ठीक।
बोला ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघट्ट रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल मिश्र धातु जिंक 30% तथा कॉपर 70% का मिश्रण है। तो देखो पीतल जो होता है वो मिश्र एक धातु है और किसका होता है, जिंक का और कॉपर का होता है, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। तो बच्चा लोग देखो जिंक कितना होता है, देखो यहाँ पर जिंक की बात कर लें, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है पीतल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिंक और कॉपर का मिश्रण जो होता है वो पीतल होता है, ठीक है। जिंक 30% होता है और कॉपर उसमें 70% होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे 21% ऑक्सीजन होती है और 78% भारी नाइट्रोजन समांगी मिश्रण है। ये भी गैसों का मिश्रण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कम है, इससे विलेय होगी, जबकि नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा अधिक होगी, इससे इसे विलायक कहा जाता है। देखो विलेय विलायक गैसों बोल दिया। ये बताओ नाइट्रोजन आपकी 78% है यहाँ पर है, ठीक। नाइट्रोजन आपकी 78% है और ऑक्सीजन आपकी 21% है। तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन होगी वो नाइट्रोजन में मिल जाएगी, जब वो मिल जाएगी तो घुल जाएगी, है ना, समझ में आ रहा। देखो मेनली चीजें कैसे समझोगे आप कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है यार, ऑक्सीजन की मात्रा जब उसमें कम दी गई है तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन में घुलेगी, और जब नाइट्रोजन में घुल जाएगी तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर विलायक कौन होगा, तो विलायक नाइट्रोजन होगा आपका, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ एक्स्ट्रा शॉर्ट में आ जाओ, ठीक। वो पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये देखो मैंने पहले से टिक करके बच्चा लोग रखा है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना, मैं ज़्यादा आपको मतलब बोर नहीं करूँगा। और देखो भाई इतने पैसे वाले नहीं हम लोग, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो नॉलेज है मैं आपको, जो भी मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, लिटिल नॉलेज है, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस नॉलेज, लेकिन ठीक है डेंजरस होती है तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते ही हम लोग को अभ्यास आएगा। जो बड़े बड़े IAS हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनको वैसे थोड़ी आ गया, कभी उन्होंने भी छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा। तो मैं भी आपको छोटे बच्चे ही समझ के पढ़ा रहा हूँ, जो भी गलतियाँ हो उनको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको मेरे उस पर नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको PDF कोई भी नोट्स चाहिए हो, जैसे इसके नोट्स चाहिए हो, ठीक है, क्लास 9th के, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा 7376149306। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है, देख सकते हो ये नंबर है, ठीक। अब आगे दिया गया है एक्स्ट्रा शॉर्ट, विलेय व विलायक के लिए यदि विलेय या विलायक की भौतिक अवस्था भिन्न हो तो जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तन हो जाए वो विलेय तथा जो अपवर्तित रहता है वो विलायक होता है। अब देखो अपवर्तित कौन रहेगा भाई, चीनी तुम ले लो, तुम अच्छा ठीक मान लो, तुम मान लो 1 किलो चीनी ले लो और कम से कम 50 लीटर पानी ले लो, तो 50 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डालोगे तो चीनी का अता पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई। तो वो चीनी क्या कर देती है, विलय हो जाती है, किसमें, पानी में। तो जो विलय कर देता है वो विलायक ही कहलाता है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल देख रहा, बोला चीनी व पानी के विलयन में विलयन से पहले चीनी ठोस अवस्था में व पानी द्रव अवस्था में है, लेकिन विलयन बनने पर चीनी द्रव अवस्था में आ जाती है, इसलिए विलय होगी। पानी की अवस्था अपवर्तित रहती है अतः विलायक होगा। तो देखो जिसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी, अब ये बताओ 1 किलो चीनी, ठीक, 100 लीटर पानी, या मान लो 50 लीटर पानी में डाल दोगे तो क्या पानी की मात्रा क्या कुछ कमी होगी, नहीं, कुछ नहीं कमी होगी, थोड़ा सा उसकी जो कमी होगी, जो क्योंकि घुलेगा तो कुछ ना कुछ उसका पानी का कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक। लेकिन चीनी को आप अता पता भी नहीं कर पाओगे। अगला दिया गया, यदि विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था समान हो, जो घटक कम मात्रा में विलेय तथा जो घटक अधिक मात्रा में विलायक कहलाता है। जैसे 10 मिली पानी में व 50 मिली दूध के बीच में विलेय हो जाता है, दूध विलायक होगा। अब एक बताओ, तुम 50 लीटर तुम दूध ले लो और 10 लीटर पानी ले लो। अब 10 लीटर पानी जब 50 लीटर दूध में डालोगे तो यार क्या पानी तुम्हें दूध में दिखाई देगा, कतई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दूध होता है सफ़ेद, और दूध सफ़ेद होता है, दूध में कौन सा पदार्थ होता है, केसीन नामक पदार्थ होता है उसमें, ठीक। तो चीज़ याद रखना। अगला टाइप दिया गया हमारा, ठीक, ये आपको लिखना है, कॉपी में हैशटैग लगा के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, किसी विलयन में विलेय और विलायक की अवस्था ठोस, द्रव व गैस हो सकती है। तो कोई भी विलायक और ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। तो आपको चार्ट बनाना है,
इस तरीके जिससे ये चार्ट बनाया, आपको सिंपल से चार्ट बना लेना है। और ये देख सकते हो यहाँ पर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप वीडियो को जूम करिए थोड़ा सा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो दिया गया गैस। अब गैस को जब गैस में मिलाते हैं तो वायु गैस का मिश्रण होता है। जब द्रव व गैस को मिलाते वायु में जलवाष्प होता है। तो जब द्रव को हम गैस में मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, द्रव विलेय है और गैस विलायक है। फिर ठोस और गैस मिलाएंगे तो वायु में आयोडीन के कारण हो जाएगा, ठीक। आगे दिया गया द्रव, गैस और द्रव को मिलाएंगे तो जल में घुली ऑक्सीजन हो जाएगी। द्रव व द्रव को मिलाएंगे तो जल में घुला अल्कोहल हो जाएगा, ठीक। और ठोस द्रव को मिलाएंगे तो घुली हुई चीनी हो जाएगी। ठोस चीनी मान लो और द्रव पानी मान लो, ठीक। फिर ठोस गैस, ठोस खनिजों में घुली गैसें होती हैं। द्रव ठोस सोडियम में घुला पारा होता है। ठोस ठोस पीतल, अब मैंने बताया था ना, पीतल जो होता है कांपर और जिंक का मिश्रण होता है। जिंक 30% होता है और उसमें कॉपर 70% होता है, ठीक। अगली हेडिंग दी गई है विलयन के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। दिया गया है विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर की कोटि का होता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो सिंपल है, जो विलयन के गुणधर्म है वो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन की कणों की को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनका व्यास 1 नैनोमीटर कोटि का होता है। तीसरा पॉइंट होगा आपका, विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। फिर चौथा पॉइंट आ जाओ आप, ठीक। आगे दिया गया है विलयन में से विलेय के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन शांत छोड़ देने पर ये पात्र की सतह पर नहीं बैठते हैं, इसलिए ये स्थायी होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, सिंपल से अगली डेफिनेशन डालनी है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, ठीक। देखो संतृप्त विलयन क्या होता है, विलयन की वह अवस्था जिसमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो, ठीक, और विलेय की मात्रा कम हो, ठीक, तो उसे असंतृप्त। और यदि अधिक मात्रा उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त कहते हैं। कम मात्रा हो तो उसको संतृप्त कहेंगे और अधिक मात्रा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे, ठीक है। आगे दिया गया है, अगली हेडिंग दी गई हमारी विलयन के विलेयता। तो देखो ये साले कोई गाना बजा रहा है, रामी बंदी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे दिया गया विलयन की विलेयता। बोल रहा है एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं। तो यहाँ से आपकी विलेयता की डेफिनेशन मिल जाएगी। फिर अगला दिया गया है विलयन की सांद्रता, आप हेडिंग डालेंगे। बोल रहा है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम हो, ठीक, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तथा ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक हो, ऐसे शांत विलयन कहते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, शांत विलयन कहते हैं। फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको, सांद्रता डालनी है। सांद्रता क्या होती है कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं, ठीक। उसके बाद अब कुछ फार्मूले दिए गए, ये आपको लिख लेने हैं यहाँ पर, ये कि विलयन के द्रव्यमान और बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलयन के द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये फार्मूले याद कर लेना आपको। विलयन के आयतन बटे आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन और विलयन का आयतन गुणे 100 होता है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं, ठीक, ये स्टेप जो ये आप दिए गई है, तो ये न्यूमेरिकल आप नोट कर सकते हो। बोल रहा है एक विलयन में 320 ग्राम विलायक और जल में 40 ग्राम विलेय है। तो आपको क्या करना है, सिंपल है कि विलयन का द्रव्यमान आपको निकालना है, ठीक। तो विलेय का द्रव्यमान होता है और विलायक का द्रव्यमान दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे सूत्र, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान रख देंगे, कितना है 40/360 गुणे 100, ठीक, पूरा 11.1% आ जाएगा। जिसका पूछा उसका हो जाएगा विलेय व विलयन के द्रव्यमान सूत्र रखने पर, ठीक। फिर अगला एक एग्जाम्पल दिया गया, आप चाहो तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। ये भी एग्जाम्पल दिया गया, सेम वही है कि एक विलयन में 50 मिली अल्कोहल को 150 मिली जल के साथ मिलाया जाता है, तो विलयन की सांद्रता गणना करो। तो सिंपल है, विलयन का आयतन क्या होता है, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ठीक। तृतीय पाद में सूत्र विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 कर देंगे, ठीक, 25% आ जाएगा।
फिर अगला दिया गया पॉइंट हमारा निलंबन क्या होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है। तो देखो निलंबन क्या होता है, निलंबन के लिए आपको सिंपल सा, ठीक, बोल रहा है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है अपितु माध्यम के अंतराकाशीय स्थानों में निलंबित रहते हैं, ये आंखों द्वारा सीधे देखे जा सकते हैं। तो निलंबन का मतलब क्या होता है कि कोहरा, अब देखो सॉरी कोहरा का मतलब ये, हाँ ये मान लो जैसे धूल कण देखते हो कि धूल उड़ रही है, जैसे आप प्रकाश आ रहा है, कोई टॉर्च जलाओगे आप, तो जब टॉर्च जलाओगे तो देख रहा है जब प्रकाश यहाँ जाते हैं तो उसमें कुछ धूल के कण दिखाई देते हैं, तो उसको निलंबन बोलते हैं। ठीक, ये भी मान सकते हैं। ठीक, फिर आगे दिए गए निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं, बोल रहे ये एक विषमांगी मिश्रण है और ये कण आंखों द्वारा सीधे देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश के प्रकीर्णन कर देते हैं जिसको उसके मार्ग में स्पष्ट दिखाई देता है। आगे दिया गया शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छनन विधि से इन कणों को अलग किया जा सकता है। किसकी विधि से, छनन विधि से इन्हें अलग किया जा सकता है। आगे दिया गया कोलाइडी विलयन क्या होता है, बोल रहा है कि कोलाइडो एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा परंतु निलंबन कणों की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। ठीक, फिर आगे दिया गया इन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं जिसके कारण प्रकाश किरणों का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है तथा मार्ग शंकु के आकार का बन जाता है। प्रकाश मार्ग को स्पष्ट दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज जॉन टिंडल ने की थी। तो टिंडल प्रभाव का मतलब होता है जिसमें शंकु आकार की कोई आकृति बन जाती है। अब देखो इसका ग्राफ देख सकते हो, तो ये देख लो, ये देखो ये दिया गया है, एक टार्च है, उस टार्च को इसमें दिखा रहा है शंक्वाकार की आकृति बन जाती है प्रकाश के मार्ग में। कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है क्योंकि दूध व पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध और पानी का मिश्रण लीजिएगा, उसमें टार्च जलाए तो पक्का कुछ ना कुछ इसमें चीज दिखाई देगा। और ये जो गिलास है कांच का लेना, ठीक है। फिर अगला एक फैक्ट याद रखना आपको, सिंपल सा, जो आपके बोर्ड पेपर में या पेपर में आता भी है। तो दिया गया है कणों के आकार का विलयन 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक, तो दिया गया वास्तविक विलयन के कणों का आकार सबसे छोटा होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम तथा कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है तथा 10⁻⁴ से अधिक आकार वाले कण निलंबन के होते हैं। अगर 10⁻⁴ से अधिक कोई आकार वाले कण है तो वो निलंबन में होते हैं। अब देख लो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। ठीक, तो निलंबन विलयन में कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, कोलाइडी विलयन में विषमांगी विलयन का कणों का थोड़ा सा छोटा होता है और वास्तविक विलयन विषमांगी मिश्रण में कणों का बिल्कुल भी छोटा होता है। आप देख सकते हो ये टिंडल प्रभाव आप दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा टिंडल प्रभाव कि मान लो कितने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ हैं, ठीक, और उन पेड़ों से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो अब ये पेड़ों के बीच से आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ शंक्वाकार आकार की बनती है। देखो जैसे अब मान लो जैसे ये मैंने एक टार्च जलाई, ठीक, यहाँ से एक ये मेरे टार्च है और यहाँ सारे जैसे मैंने ये टार्च जलाई तो देखो इस तरीके का कुछ आकार बन जाता है। ठीक, हमेशा टॉर्च में इस तरीके का ये आकार बनता है, कभी भी आप देख लेना कहीं भी लगा के इस तरीके। तो देख रहे होगे ये किस आकार का बनना है, शंक्वाकार का आकार बनना है, ठीक, शंकु के आकार का बनना है। ठीक, आप देख रहे होगे ये शंकु की टोपी का आकार का एक डायग्राम यहाँ पर बनना है, तो इसी को शंक्वाकार आकार बोलते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे दिया गया है, अगर आपको प्रूव करना है तो आपको सिंपल सा पढ़ना होगा। एक अंधेरे कमरे में किसी छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो ये शंक्वाकार मार्ग प्रक्षेपित होती है। इस मार्ग में हम वह टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह प्रभाव कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलाने का कारण होता है। तो देखो सिंपल है कि टॉर्च को आप जलाओगे तो जब टॉर्च जलाओगे तो उसमें एक शंक्वाकार आकृति जरूरी बनेगी। ठीक है, अगर दिया गया जब एक घने जंगल को आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वह हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं क्योंकि जंगल में कोयले में छोटे छोटे से जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों की भांति व्यवहार करते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। क्योंकि आकाश का रंग ही प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। कोई पूछे आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। क्योंकि वायुमंडल में क्यों दिखाई देता है, बोल रहा है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं और ये कण नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए इनका आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। आगे दिया गया संकेतन लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है।
देखो तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होगा, क्योंकि देखो लाल रंग को देखा होगा जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में सबसे ज़्यादा लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग दूर तक ही दिखाई देता है। प्रकीर्णन बराबर था 1/, तरंग दैर्घ्य बराबर 4, और तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं लेमडा, इस तरीके का लेमडा बनता है। ठीक, कोलाइडी विलयन दो भागों से मिलकर बना है, प्रक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण और माध्यम। प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। अगली हेडिंग डालनी है आपको। प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है? विलयन में विलेय पदार्थ के समान वह घटक जिसमें विलेय की कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार का 10⁻7 से लेकर 10⁻4 सेंटीमीटर तक मध्य होता है, उसको प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? विलयन के विलायक के समान वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था के कण वितरित रहते हैं, जैसे धुआं हो गया। ठीक, अगर दो घटकों से मिलकर बना होता है। अब आगे आपको देखना है, देखो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस चैप्टर हमारा एक ही पेज है, 1.5 पेज, उसको हम लोग घंटे में निपटा लेंगे। ठीक, आगे दिया गया आपको देखना है, फिर इसमें दिया गया है परिक्षिप्त प्रवस्था कार्बन के कण विलेय के समान व परिक्षेपण माध्यम में विलयन के समान में वितरित रहते हैं तथा धुएं को बनाते हैं। आगे दिया कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कीजिएगा। परिक्षिप्त प्रवस्था है, परिक्षेपण माध्यम में, प्रकार और उदाहरण। तो देखो द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था में होता है और गैस परिक्षेपण अवस्था में होता है। तो द्रव और गैस प्रकार होता है एरोसोल, और बनता क्या है? जैसे कोहरा और बादल। ठोस और गैस और ठीक प्रकार एरोसोल धुआं और धूल। गैस और द्रव फॉर्म शेविंग क्रीम झाग होता है। द्रव और द्रव इमल्सन पार्क दूध क्रीम, ठीक ये सब आते तेल में। ठोस और द्रव सोल होता है स्टार्च का विलयन धातु सोल। गैस व ठोस व फॉर्म जावा पत्थर रबड़ स्पंज मोम आदि। ठीक, फिर आगे दिया गया द्रव ठोस जेल पनीर मक्खन जेली आदि। ठोस सॉल रंगीन रत्न पत्थर दूधिया मिश्र धातु, ये सभी होंगे। ठीक, तो ये सिंपल है, आपको लिख लेना। ठीक है, आगे दिया गया कोलाइडों के गुणधर्म। ठीक, तो दिया गया ये एक विस्मांगी मिश्रण है। कोलाइडों के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे आंख के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश कणों को फैलाते हैं। कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं, इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो व्हाट इज द ब्राउनी गति? तो आप बोलोगे ये कण इतने बड़े होते हैं और ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक, फिर आगे दिया गया ब्राउनी गति क्या दिया गया, आप लोग जरा देखेंगे ब्राउनी गति क्या होता है। जरा एक बार रिकॉल करिए जरा पूरी वीडियो को। बच्चा पानी यानी पी लिया जाए, क्योंकि 38 मिनट हो गया पढ़ाते पढ़ाते और मैंने पानी पिया नहीं। थोड़ी सी मेरी वाइफ वोकल जो है ना, थोड़ा मेरा सा पेन होने लगा था। ठीक है, वोकल जो हमारा गले का जो वोकल उसकी बात कर रही थी। तो चलो देखते हैं फिर आगे। ठीक है, देखो बोल रहा है कि जो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ा रहा है तो हम लोग देखेंगे जरूर। तो यहाँ से आप देख रहे होगे पूरी, आपको पूरी एनर्जी के साथ आपको देखना होगा। ठीक, तो ब्राउनी गति किसी तरल पदार्थ में निलंबित छोटे छोटे कणों के सतत यादृच्छिक गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। ऐसा इन कणों को तरल पदार्थ के अणुओं से लगातार अनियमित रूप से टकराने के कारण होता है। इस परिघटना को सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति आर ब्राउन ने 1773 में और 1858 में पराग कणों के द्वारा अध्ययन किया था। ठीक, आगे दिया गया एक पॉइंट और देख लो। यदि इन्हें शांत छोड़ दिया है तो ये तल पर नहीं बैठते, इसलिए ये स्थायी होते हैं। ये कोलाइडी कणों के गुणधर्म की बात हो रही है। आगे दिया गया है ये छान कर विलयन से अलग नहीं किए जा सकते हैं, किंतु विशेष विधि अपकेंद्री विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। तो कौन सी विधि होती है? अपकेंद्री विधि के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। आगे दिया गया, आप हेडिंग डालेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज, फिजिकली एंड केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखो दिया गया परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वाकई में नियम है। ठीक, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जैसे बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, दूध में दही का इत्यादि। परिवर्तन दो भागों में बांटा गया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि
वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था इत्यादि अस्थायी रूप में बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये अस्थायी होते हैं, कारक समाप्त होते ही पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पदार्थ का गलना, वाष्पन, द्रवण, जमना, आशरण, ऊर्ध्वपातन इत्यादि भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नया पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थ का संगठन, भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर आगे देख लो, यदि ये परिवर्तन का कारण हटा भी दिया जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। इसको नहीं पढ़ना, आपको ही लिखना है। पदार्थ का जलना, जंग लगना, किण्वन होना, अपघटन क्रिया होना, ये सभी भी रासायनिक परिवर्तन हैं। जैसे मोमबत्ती जलने पर रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। ठीक, आगे दिया गया है भौतिक शुद्ध पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं। देखो, तो दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ ही कहलाते हैं। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, फिर आगे जाओ, एलिमेंट आ जाओ, तत्व क्या होता है, हेडिंग डालोगे अगली आप। तो दिया गया रॉबर्ट बॉयल ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। लेवेसे ने इस शब्द तत्व की परिभाषा का प्रयोग किया। ठीक, अब उसकी डेफिनेशन क्या है तत्व की, यहाँ तक है। तत्व पदार्थ वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं या अन्य किसी विधि द्वारा अन्य असमान गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, ब्रोमीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। ठीक, ये सारे तत्व होते हैं। कौन कौन तत्व होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, ब्रोमीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक, आगे दिया गया है तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया, धातु, ठीक, धातु और अधातु और उपधातु। धातु क्या होता है? ऐसे जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, धात्विक गुण कहलाते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, लोहा, पोटेशियम। तो धात्विक गुण का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया धातु गुण कहलाती है। ठीक, अब इनके लक्षण देख लो, लिखने हैं आपको। समानता ठोस अवस्था में पाए जाते हैं मरकरी को छोड़कर। ठीक, और मरकरी अवस्था में होती है, जैसे चमकीली होती है, ये ताप और विद्युत के चालक होते हैं। ये तन होती हैं, अर्थात इनसे तार से खींचे जा सकते हैं। ये आघात वर्धनियाँ होती है, इन्हें पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे दिया गया अधातु क्या होता है? ऐसे तो जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं अधात्विक तत्व कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन इत्यादि। ठीक, अधातुओं के लक्षण क्या होते हैं? ये 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। ठीक, ये विभिन्न रंगों की होती है, जैसे सल्फर का रंग पीला, फास्फोरस का रंग सफ़ेद, ग्रेफाइट का रंग काला इत्यादि। ठीक, इनमें विशेष चमक नहीं होती है धातुओं में। ये तार विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें करंट नहीं फ्लो हो सकता है। ये तन व आघात वर्धना होती हैं, ये समानता भंगुर होती हैं। ठीक, आगे आ जाएंगे उपधातु क्या होते हैं? कुछ तत्व धातु व अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये उपधातु की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, आगे दिया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना है। पारा धातु होते हैं, भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु होते भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन अधातु होते भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, आगे जी आपको पढ़ना है कंपाउंड्स पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं यौगिक। ठीक, तो यौगिक क्या होता है? यौगिक वह पदार्थ है जो 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयुक्त पूर्ण रूप से बनाता है, जैसे जल, नमक, दामन, सोडा इत्यादि। ठीक, हमने पूर्व से मिश्रण के बारे में पढ़ा है। मिश्रण में 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, तब यौगिक मिश्रण में क्या अंतर होगा, इसे निम्नलिखित क्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है, माध्यम में समझना हमें। ठीक, सिंपल है। उसके बाद आपको सिंपल से अगली हेडिंग आपको डालनी है मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक, अगला पॉइंट आपका है। तो जब आप देखेंगे मिश्रण और यौगिक में, बोला तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक क्या होता है? तत्व या क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर दिया गया मिश्रण, तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, जबकि यौगिक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। आगे दिया गया है आपका कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है रहता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों को गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को घटकों के रासायनिक
या वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जाता है। बोला मिश्रण इसमें बनने से भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि यौगिक इससे बनने से रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर हमने अब क्या कर लिया है, अब उसके बाद हमें देखना है, एक पैराग्राफ डाल देना पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ये हमें पैराग्राफ लेके चलना है। शुद्ध पदार्थ में तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं, जैसे कॉपर, लोहा, हाइड्रोजन आदि ये तत्व होते हैं। यौगिक क्या होता है, जल, नमक, चीनी इत्यादि। अब इसी में देखो धातु और उपधातु आ जाते हैं, ठीक है। ठीक, लोहा, कॉपर धातु या उपधातु, आर्सेनिक, जर्मेनियम और धातु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब शुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आ जाता है, जैसे दूध और शरबत समांगी मिश्रण होता है, जबकि बालू, रेत, कंकड़, कोयला ये सब क्या होते हैं, असमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमारी है। उसके बाद आपको ये सारांश दिया गया है। सारांश चाहो तो आप लोग एक बार में आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चाहो तो 480 या 720 पर क्वालिटी कर लो। और इस वीडियो की जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जो है इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, ठीक है। घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सारे आंसर सहित भी आपको दिया गया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, ठीक। ये इस तरीके जो दिए गए हैं सारे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ये दिए गए क्वेश्चन इधर बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, 9, 10। उसके बाद ये आप ले सकते हो, ये बहुत जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सहित आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद अति लघु प्रश्न दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक, ठीक, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक। उसके बाद देख सकते हो ये तीसरा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, यही सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एक दिन मैं एक्सरसाइज करवा दूंगा इसकी, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, ठीक, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको पूरा करिएगा, ठीक, अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आ जाओ बहुविकल्पी में, आ जाओ बच्चे लोग जल्दी से। बहुविकल्पी में देख लो, एक एक क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक, पूरा अच्छे से। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, आप ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। आंसर शीट भी दी गई है, पूरी आप कर लीजिएगा, ठीक। तो उसके बाद अगला चैप्टर हमारा आएगा परमाणु और अणु, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया कि क्लास 9 की विज्ञान हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए बच्चे लोग, ठीक। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी मेहनत काम आती है, ठीक। तो चलते हैं, और जितने भी हो सकते हैं डाउट भी हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उस पर आप लोग डाउट भी मेरे को भेज सकते हो, ठीक।